Hi guys, how are you? This is CN Rajaroda back with the revision videos. First of all, sorry I am late. I know I promised in the last video कि मैं आपको last week ही दे दूँगा ये video, but I was not well, so I could not record. Now I am better, so I am back with the videos. So guys, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि FTP जनरली हम आप लोग छोड़ के जाते हो एग्ज़ाम्स में, मैं भी छोड़ के गया था अपने एग्ज़ाम्स में, लेकिन इट्स इजी एंड इसको हम कवर कर सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो आप लोगों को कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं इसके लिए। आप लोगों को जो करना है, सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को मेरी वीडियो सुननी है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो मैं ये नोट्स फॉलो कर रहा हूँ ICAI का मटेरियल ही है, आप लोगों के पास होगा, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बट मैंने क्या किया है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है विच आर रेलिवेंट फॉर यू, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। और मैंने क्या किया है, इसमें एक चीज़ और करी है कि मैंने स्पेसिफिकली स्कीम बाय स्कीम इसको डिवाइड कर दिया। सो मैं स्कीम बाय स्कीम जैसे जैसे वीडियोस डाल रहा हूँ वैसे के वैसे ही ये वाला फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर एंड यू कैन डाउनलोड इट। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ये वीडियो सुननी होगी और ये हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ने होंगे। जब आप वीडियो पढ़ के ये चीज़ वीडियो सुन के ये चीज़ पढ़ लोगे, इट विल बी ओवर फॉर यू। ओके, सो 5 मार्क्स कैप्चर हो जाएंगे। तो 5 मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट, छोड़ के नहीं जाना कुछ, ठीक है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड क्विकली स्टार्ट करते हैं इसकी रिविजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये एग्जांपल हमारी सारी FTP की स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल होगा। सो गाइस प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एग्जांपल अपना ले रहा हूँ। अंदाज इज़ एन एक्सपोर्टर ऑफ कार, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कार इंडिया में असेंबल करता हूँ और जर्मनी एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब जो मैं कार एक्सपोर्ट करनी है, मुझे असेंबल करके एक्सपोर्ट करनी है, उसके अंदर कुछ इनपुट्स लगेंगे, इंजन लगेगा, सीट सीट लगेगी, स्टेयरिंग लगेगा, टायर्स लगेंगे। मैं वो इंडिया से परचेज नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे चाहिए बाहर से, मुझे चाहिए जापान का, ठीक है। आई एम हैप्पी विद देयर क्वालिटी, इसलिए जापान की चीज़ें मैं इंपोर्ट करूँगा और इंपोर्ट करके असेंबल करूँगा। असेंबल करने के बाद कार बन जाएगी, कार बनने के बाद एक्सपोर्ट हो जाएगी जर्मनी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अंदाज़ क्या करता है, अंदाज़ आता है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट आप प्लीज़ इस बात को सुनिए कि मैं आपका भला कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ एक्सपोर्ट करूँगा, आपको फॉरेन करेंसी मिलेगा, आपका फिजिकल डेफिसिट अच्छा होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ बेनिफिट दो, आप मुझे इंपोर्ट पे मुझसे ड्यूटी मत लो। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ, तो हम आपको ड्रॉबैक देते तो हैं। तो मैं कहता हूँ कि ड्रॉबैक मिल जाता है, लेकिन मेरे को मेरा जो मतलब वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है, तो प्लीज़ आप कुछ और सोचिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक पॉलिसी समझाता हूँ, अगर आपको वो जमती है तो आप वो पॉलिसी ले लेंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे बता दो, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी। आपको एग्जाम्पल क्लियर है, आई होप एग्जाम्पल क्लियर है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं स्कीम पढ़ने के लिए। तो गवर्नमेंट, आपको यही सोचना है गवर्नमेंट क्या कर रही है, अंदाज को कुछ बता रही है, ठीक है। सो गवर्नमेंट बोलती है देखो, हमारे पास दो तरीके की स्कीम होती है, एक होती है ड्यूटी एग्जेम्पशन और एक होती है ड्यूटी रेमिशन, ठीक है। ड्यूटी एग्जेम्पशन में क्या होता है कि आपको ड्यूटी पे ही नहीं करनी, इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है। रेमिशन का मतलब क्या होता है, आप ड्यूटी पे करो लेकिन आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा, जस्ट लाइक ड्रॉबैक। रेमिशन इज ड्रॉबैक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताते जाइए, मुझे तो एग्जाम्पशन के बारे में जानना था, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, बोलती है देखो, ड्यूटी एग्जेम्पशन के अंदर दो स्कीम आपकी कवर होती है, एक होती है एडवांस ऑथराइजेशन, एक होती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अंडर ऑथराइजेशन, ठीक है। ये दो स्कीम कवर होती है ड्यूटी एग्जेम्पशन में। मैं आपको बताता हूँ एडवांस ऑथराइजेशन के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट मुझसे पूछती है कि क्या आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑर्डर है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल है, जर्मनी में मेरी अच्छी खासी पहचान है और जर्मनी की मैं कार एक्सपोर्ट करता रहता हूँ, तो मेरे पास है एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो कहते हैं अगर आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर है तो आपके लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम बेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज एडवांस ऑथराइजेशन, ठीक। एडवांस ऑथराइजेशन एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक अमाउंट ऑथराइज कर दिया जाएगा कि आप इस अमाउंट तक का इनपुट आप इंपोर्ट कर सकते हो, उस इंपोर्ट पे आपको ड्यूटी नहीं पे करनी, ठीक है।
जो भी हम आपको ऑथराइजेशन देंगे उस ऑथराइजेशन के लिए मिलने के बाद आपको विद इन 12 मंथ्स वो इनपुट इंपोर्ट करना है। मेरे केस में मुझे जापान से अगर मैं कर रहा था तो मुझे विद इन 12 मंथ्स मुझे वो इनपुट इंपोर्ट करना। ठीक है, अब मैंने इनपुट इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो आपको एक्सपोर्ट कितने टाइम में करना है, जब मैं आपको ऑथराइजेशन दे दूंगा उसके विद इन 18 मंथ्स में। ठीक है, तो आप 12 महीने में इंपोर्ट करो और 18 महीने में एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ये चीज़ सिंपल क्लियर, 12 महीने में इंपोर्ट, 18 महीने में एक्सपोर्ट। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1 करोड़ का इनपुट, आपको 1 करोड़ की ऑथराइजेशन मिली, आपने 1 करोड़ का इनपुट इंपोर्ट कर लिया और आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप 1 करोड़ का कर रहे हो। नो, हमें कुछ कमा के भी तो दो। ऐसे तो हमें ये होगा कि जितना हमारा लॉस हुआ उतना ही हमें गेन भी हो गया। नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, आपको हमें कुछ कमा के देना है। तो हम क्या बोलेंगे, आप ऐसा करो, 15% वैल्यू एडिशन करके दीजिए। ठीक है, 15% वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है, अगर आप 1 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको 1 करोड़ 15 लाख का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। फाइन, मिनिमम एक्सपोर्ट कितना, मिनिमम वैल्यू एडिशन कितनी, 15% आपको दे। तो आप 12 महीने में इंपोर्ट करो, ऑथराइजेशन मिलने के 18 महीने के अंदर आप एक्सपोर्ट करो, मिनिमम 15% हमें कमा के दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो भी आप ये एक्सपोर्ट करोगे, जब आप 15% कमा के लाओगे, सारा वैल्यू आप अर्न करोगे, आपको वैल्यू फॉरेन करेंसी में लाना है। ठीक है, वैल्यू किस में लाना है, फॉरेन करेंसी में। क्यों, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट को प्रमोट इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे फॉरेन करेंसी मिले इंडिया को। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ समझ आ जाती है, मैं कहता हूँ ओके। तो मुझे वो बोलते हैं कि आप तो फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाइबल है जो कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट के। कौन से केसेस होते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट के, वो हम आगे पढ़ेंगे वो कौन से केसेस होते हैं। लेकिन कुछ केसेस होते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट, जो आपने जीएसटी के अंदर पढ़ा है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट, वही सेम यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट है। तो तुमसे बोलते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट का भी केस होता है। तो डीम्ड एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आपका एक एक्सपोर्टर है, वो एक्सपोर्ट किसी और, मतलब एक्सपोर्ट तो हो रहा है लेकिन फिजिकल एक्सपोर्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर एडवांस ऑथराइजेशन की वजह से कर रहे हो आप। ठीक है, या फिर आप ईपीसीजी जो स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ये वाली जो है कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उस, या एक्सपोर्ट कर रहे हो उस स्कीम के अंदर, तो दिस इज हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट में हम आगे और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेट्स स्टिक टू दिस। तो उन्होंने बोला 12 मंथ्स के अंदर आपको इंपोर्ट तो करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई डीम्ड एक्सपोर्ट का केस है, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है 12 महीने नहीं 15 महीने चलेगा। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट का आपको एक्सपोर्ट करना है 15 महीने के लिए। ठीक है, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो 12 महीने में आपको बोल रहा था कि विद इन 12 महीने आपको इंपोर्ट करने को मिलेगा, आपको वो 15 महीने मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या फिर 12 महीने, विच एवर इज हायर, आपको मिल जाएगा अगर आप डीम्ड एक्सपोर्ट में हो। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं है, फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हो, नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको 12 मंथ्स ही मिलेंगी। ठीक है, आपको जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लानी है या एक्सपोर्ट करना है वो 18 महीने में ही करना है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्या, जो मतलब मैंने आपको ड्यूटी, आपने मेरे को बोला कि आपको ड्यूटी नहीं पे करनी, तो मुझे कौन कौन सी ड्यूटी नहीं पे करनी, क्या मुझे सारी ड्यूटीज मना है, नहीं। तो गाइस, एमसीक्यू अलर्ट है इस पॉइंट पे, हमें सारी ड्यूटीज पे एग्जेम्पशन नहीं है। हमें कौन कौन सी ड्यूटीज पे है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे है, एडिशनल ड्यूटी पे है, एजुकेशन सेस पे है, एजुकेशन से सेस गाइस अब स्वच्छ भारत सेस बन चुका है, सॉरी सोशल वेलफेयर सेस बन चुका है, प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ठीक है, कौन सा सेस बन गया है, सोशल वेलफेयर सेस। तो यहाँ पे एजुकेशन सेस की जगह वो आएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटी। ये सारी की सारी ड्यूटीज़ आपको रिफंड मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी का मिलेगा, आपको एडिशनल कस्टम ड्यूटी, SWS, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, सबके सब वापस मिल जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट,
एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड ड्यूटी पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट कौन सा है? स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट हमारे पास है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स अगेंस्ट ईपीसीजी ऑथराइजेशन, सप्लाई of goods to UN or international organization for their official use or supplied to project financed by team। ये एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी पर रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब हमने एडिशनल ड्यूटी पढ़ा, एडिशनल ड्यूटी, तो एडिशनल ड्यूटी के अंदर आप लोगों को पता हुआ तो इसके अंदर जीएसटी भी आता है, कॉम्पनसेशन सेस भी आता है, 3739 है ना, याद आ रहा है कुछ टाइप्स ऑफ ड्यूटी में पढ़ा था। ठीक है, तो 37 और 39 जो है, क्या उसको भी, वो भी हमें रिफंड हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अभी एक डेट उन्होंने बोला है कि ये आपको हम 31 मार्च 2021 तक का ही रिफंड करेंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो आपका एमसीक्यू अलर्ट होगा कौन सी ड्यूटीज़ हमें मिल सकती हैं कस्टम ड्यूटी, मतलब कौन सी ड्यूटी पे हमें मतलब कौन से ऐसी ड्यूटीज़ होंगी जो हमें एग्जाम्प्ट होंगी, हमें पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन सारी ड्यूटीज़ में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी ड्यूटीज़ हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, एक ये हो सकता है कौन सी एग्जाम्प्ट है, एक ये हो सकता है कौन सी पे करनी पड़ेगी। तो कौन सी पे करनी पड़ेगी, इस पूरी लिस्ट में दो ड्यूटीज़ नहीं है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी एंड सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। तो प्लीज़ 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 ध्यान रखना, इन दो ड्यूटी पे रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे वो फिजिकल एक्सपोर्ट हो चाहे वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड हमने पढ़ लिया था 12 महीने। अगर हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट है तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या फिर 12 महीने, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज हायर बोलो या लेटर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एक्सपोर्ट हमें 11 महीने के अंदर अंदर कर देना है। एक्सपोर्ट प्रोसीड जो हमारे पास आएगी वो कैसी आनी चाहिए, इन फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। अगर आप एसईजेड यूनिट को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एसईजेड यूनिट भी आपको जो पेमेंट करेगा वो आपको एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए, अदर फॉरेन करेंसी में नहीं है तो ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एसईजेड डेवलपर को कर रहे हो ये चीज़ सप्लाई, तो आपको एक एग्जेम्पशन है कि आपको फॉरेन करेंसी में पैसे लाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका इंडियन करेंसी में होगा तब भी आपको मिल जाएगा बेनिफिट। ठीक है, आपको फॉरेन करेंसी लाने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ एसईजेड डेवलपर्स या को डेवलपर्स। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये जो ड्यूटीज़ है, ये जो मतलब हमें बेनिफिट है, क्या हमें सारी, मतलब कौन कौन से हम आर्टिकल्स इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट वो जो कि फिजिकली इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं ये एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में, और आपको नॉर्मल जो अलाउंस हो रही है वेस्टेज की वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एमसीक्यू अलर्ट, इनपुट जो कि फिजिकली एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कौन से इनपुट, इनपुट नॉट कैपिटल गुड्स। तो जो इनपुट है सिर्फ वही, कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, जो अगर नॉर्मल अलाउंस होती है, वेस्टेज होती है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर कुछ होते हैं फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट, जो कि डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं आपके प्रोडक्ट में कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके अंदर लगे हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं, फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, कैटलिस्ट हो गए। ठीक है, तो इनके केस में भी हम आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे हम गाड़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके साथ हमें कुछ मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो उन मैंडेटरी स्पेयर पार्ट्स को भी हम अलाउ करेंगे, लेकिन जितनी आपको ऑथराइजेशन दिए है, हमने जिस अमाउंट की आपको ऑथराइजेशन दिया उसका सिर्फ 10%। कितना? 10%। ओके, एमसीक्यू अलर्ट हो सकता है इस पर भी, कितना अलाउ करते हैं, 10% स्पेयर्स सीआई वैल्यू का। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो आप, कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो जहाँ पे स्पेसिफाइड स्पाइसेस हैं। ठीक है, स्पाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल के अंदर, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल, तो हम आपको इसकी भी अलाउ कर देंगे, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एलिजिबिलिटी। क्या एलिजिबल सबको है ये चीज़, या इससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ते हैं कि आइटम रिजर्व फॉर इम्पोर्ट बाय एसटीई कैन नॉट बी इम्पोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा आर्टिकल जो कि एसटीई के लिए रिजर्व कर रखा है, आप उसको इंपोर्ट करते हो अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में लगाने के लिए, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एसटीई क्या होता है? एसटीई होता है स्टेट टेकिंग एंटरप्राइजेस, यानी
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि बाहर से नहीं लानी, आपको ये इंडिया में ही बनेगी और वो बनाएगी STE। तो अगर आप वहाँ से लेते हो, ठीक है, अगर आप वो चीज़ बाहर से लेके आते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप वो चीज़ इंडिया से ले सकते हो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। MCQ हो सकता है STE, स्टेट टेकिंग एंटरप्राइज। ठीक है, इसके बाद क्या है, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में क्या है, एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इशूड ईदर टू किसको, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर को। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्या हो गया, जो कि खुद एक्सपोर्ट कर रहा है। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप कर रहा है कि आप बनाओ मुझे, और आप बनाओ और आपके बिहाफ पे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। दिस इज मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, ये ऑथराइजेशन किस किस के लिए मिल सकती है, फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए तो मिल ही सकती है। ठीक है, इंटरमीडिएट सप्लाई के लिए भी मिल सकती है, कि ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी का सामान लेकर उससे एक्सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट भी इसके अंदर कवर्ड है। इसके बाद सप्लाई ऑफ स्टोर्स। कई बार क्या होता है कि हम फॉरेन गोइंग वेसल होते हैं और एयरक्राफ्ट होते हैं, उनको हम स्टोर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी हमें बेनिफिट मिल जाता है, प्रोवाइडेड उसका सियोन स्पेसिफाइड हो। अब तुम लोग सोच रहे हो सियोन क्या होता है, सियोन होता है इनपुट इनपुट आउटपुट रेशो। इनपुट आउटपुट रेशो क्या होता है कि कोई भी आपका एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना इनपुट यूज़ होगा वो गवर्नमेंट पहले ही फिक्स कर देती है। ये नहीं कि आपको गाड़ी बनानी है, आपको गाड़ी में लगाना है एक इंजन है, लेकिन आप मंगा रहे हो एक गाड़ी के लिए दो दो इंजन, तो वो आप गलत कर रहे हो ना, हम आपको इतने बेनिफिट नहीं देंगे। आपका एक इनपुट रेशियो है कि हर गाड़ी में एक इंजन लगता है, तो अगर 5,000 यूनिट गाड़ी बनानी है आपको, तो 5,000 इंजन का ही अलाउ करेंगे हम, आपको 6,000 का अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये है, इसका ध्यान रखने वाली बात है, सियोन का मतलब ये। ठीक है, तो सियोन अगर स्टोर्स आप दे रहे हो फॉरेन गोइंग वेसल्स को, एयरक्राफ्ट को, आपको बेनिफिट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड दैट उसका सियोन फिक्स होना चाहिए, इनपुट आउटपुट रेशियो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वैल्यू एडिशन पढ़ा था हमने। वैल्यू एडिशन क्या था, 15% हमें पूरा करना था। ठीक है, इन केस ऑफ टी, अगर हम टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू एडिशन 50% होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इंडिया वालों को चाय बहुत पसंद है और चाय के लिए वो बोलते हैं चाय में हमें बहुत बेनिफिट हो तभी हम करेंगे, अदरवाइज तो हम यहीं वाली चाय हम किसी को नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू एडिशन है निकलता कैसे, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इंटू 100, सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला। ए का क्या मतलब होता है कि कितना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। ठीक है, बी का क्या मतलब है, CI वैल्यू ऑफ इनपुट, CI वैल्यू ऑफ इनपुट जो मेरे को ऑथराइज किया गया है लाने के लिए, प्लस कोई भी ऐसा मटेरियल जो मुझे एडवांस ऑथराइजेशन से हो सकता है, मैंने कुछ चीज़ें पहले ही मंगा ली एडवांस ऑथराइजेशन से जिस पे मुझे अब मैं ड्यूटी पे कर चुका हूँ और मैं ड्रॉबैक क्लेम करूँगा, तो आपको वो भी ऐड करना है जब आप CIF वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट फाइनेंस करो। ठीक है, कुछ आइटम ऐसे हो सकते हैं जो आपको फॉरेन बायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए कि आप ये लो, ये भी ला लो, गाड़ी में डालोगे बहुत अच्छा चलेगा, मैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूँगा आपसे। ठीक है, उस प्रोडक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हमें उसकी नॉमिनल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, नॉमिनल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। नॉमिनल वैल्यू ऐड जो होगी वो हमें CIF वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट में भी ऐड करनी है और FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में भी ऐड करनी है। ठीक है, यानी वो बोलते हैं कि अगर आप फ्री कोई चीज़ मिली तो आप उसको इनपुट में तो ऐड करो ही करो CI वैल्यू में, आप उसको एक्सपोर्ट में भी ऐड करो, आपका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, लेकिन ऐड करना है और ए में भी और बी में भी। ये चीज़ ध्यान रखना, MCQ बन सकता है इसमें, मैं पक्का बना के पूछने वाला हूँ अपने ग्रुप पे इस पर। ठीक है, तो आपको 15% लाना है एक्स्ट्रा नॉर्मल में, अगर आप टी करते हो तो 50%। ठीक है, क्या इसके लिए कुछ बेसिस भी होते हैं। ठीक है, बेसिस फॉर इशुएंस ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, बिल्कुल। क्या होता है कि आपके उन प्रोडक्ट्स पे मिलता है जिसका सियोन फिक्स्ड होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, इनपुट आउटपुट रेशो जो मैं आपको बोल रहा था वो फिक्स्ड है, तो आपको मिल जाएगा एडवांस ऑथराइजेशन। अगर ये फिक्स नहीं है और आप ये बोलना चाहते हो कि सेल्फ डिक्लेरेशन मैं दे रहा हूँ कि सियोन फिक्स नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये लगना चाहिए। ठीक है, तो जो इनपुट आउटपुट रेशो आप दे रहे हो, आप ऐसे ही नहीं होगा कि आपने बोल दिया और हमने आपकी मान लिया, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ठीक है, हम आपको बोलेंगे कि ठीक है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ये लग रहा है, अभी हम देख लो, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद आपको बता देंगे फाइनल। ठीक है,
या फिर आप एप्लीकेशन दे दो पहले ही कि भैया मेरे को मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसका सियोन फिक्स नहीं है, तो आप सियोन फिक्स कर दो। ठीक है, ये एप्लीकेशन दे दी। या फिर होता है सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम, पॉइंट डी। सेल्फ रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा आप जो एक्सपोर्टर हो, बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हो, आप बहुत टाइम से एक्सपोर्ट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हो। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि आप मेरे पास एप्लीकेशन लेके आओगे, मैं उसको रिव्यू करूँगा और उसके बाद नॉर्म्स कमेटी को दूंगा। नॉर्म्स कमेटी वो रेट फिक्स करेगी और हमें बताएगी इनपुट आउटपुट रेशियो। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, तो मैं आपको ये वाला बीच का स्टेप गायब कर दूंगा कि आपको नॉर्म्स कमेटी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए फिक्स कर दूंगा। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ही। कौन? गवर्नमेंट, DGFT। ठीक है, तो ये फिक्स कर देते हैं। कौन होते हैं? DGFT। अब हर जगह तो हो नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? RA फिक्स करते हैं। RA का मतलब ब्रांच ऑफिस बांध सकते हो तुम। जैसे अगर मेन ऑफिस दिल्ली में है तो हर बाकी मुंबई में, ठीक है, या बैंगलोर में, वहाँ कौन होंगे? वहाँ RA होंगे, रीजनल अथॉरिटीज़। ठीक है, ये 4 हमारी थी एलिजिबिलिटी। और इसके साथ हमारा एडवांस ऑथराइजेशन ख़त्म होता है। एडवांस ऑथराइजेशन एक बार क्विकली रिवाइज करना चाहते हो तो बताओ, कर लेते हैं। चलो ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन क्विक रिविजन। एडवांस ऑथराइजेशन क्या है? एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे बोला जाता है कि आप इनपुट इंपोर्ट करो। ठीक है, इनपुट इंपोर्ट करो, हम आपसे ड्यूटी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम एक ऑथराइजेशन अमाउंट फिक्स कर देंगे कि आप इतने अमाउंट तक ऑथराइज्ड हो इंपोर्ट लाने के, लेकिन आपको वो लाना पड़ेगा विद इन 12 मंथ्स। ठीक है, कितना? विद इन 12 मंथ्स। लेकिन अगर आप डीम्ड एक्सपोर्टर हो, स्पेसिफाइड डीम्ड एक्सपोर्टर हो, तो आपको जो डीम्ड एक्सपोर्ट की प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो, या फिर 12 महीने, विच एवर इज लेटर, आपको लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है उसके बाद? 12 महीने में इंपोर्ट हो गया, उसके बाद जो आपको एक्सपोर्ट करना है वो विद इन 18 मंथ्स करना है। 18 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ ऑथराइजेशन, जब आपको ऑथराइजेशन मिलती है। 12 मंथ्स भी है डेट ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन कितना करना है? नॉर्मल प्रोडक्ट्स में 15% मिनिमम मैक्स, और जो तुम्हारा टी के केस में कितना है? 50%। ठीक है, अब ये जो 15 और 50% था, वैल्यू एडिशन निकला कैसे था? A माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100 परसेंटेज फॉर्मूला। ए का क्या था? FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, बी क्या है? CI वैल्यू ऑफ इनपुट, जितना हमें अलाउ किया गया है इम्पोर्ट करने के लिए। और अगर इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो आप उसको बी में भी ऐड करोगे, नॉमिनल वैल्यूज़ की बी में भी ऐड करोगे, ए में भी ऐड करोगे। ठीक है, इसके बाद और क्या पढ़ा था हमने इसमें? हमने ये पढ़ा था कि सारी ड्यूटी पे बेनिफिट नहीं मिलता हमें। हमें कौन सी 2 ड्यूटीज़ पे बेनिफिट नहीं मिलता? वो है हमारी CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल एंड प्रोटेक्टिव ड्यूटी। बाकी सारी ड्यूटी पे बेनिफिट है। ठीक है, और जो IGST और GST कॉम्पनसेशन सेस है वो सिर्फ 31/3/2021 तक ही एग्जेम्प्ट है, उसके बाद आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमने ड्यूटीज़ पढ़ी थी, वैलिडिटी पीरियड हमने पढ़ लिया था। हमने ये बोला था एक्सपोर्ट प्रोसीड जो होगी हमारी, इसमें आनी चाहिए फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एक्सेप्ट स्पेसिफाइड। यानी अगर आप को जो एक्सपोर्ट कर रहे हो और जो वहाँ से आपको फॉरेन करेंसी में ही रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर फॉरेन करेंसी में नहीं होता तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। रियलाइजेशन जब आप करोगे, अगर आप SEZ यूनिट को कर रहे हो सेल, तो वहाँ से भी वो आपको फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करे तो मिलेगा बेनिफिट, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप SEZ डेवलपर या को डेवलपर को कर रहे हो तो उस केस में आपको फॉरेन करेंसी में पैसा लाने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन करेंसी में भी आएगा तो चल जाएगा। ठीक है, कौन से आइटम्स अलाउड हैं इंपोर्ट करने के लिए अंडर दिस? आइटम जो कि फिजिकली एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिजिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में, सिर्फ इनपुट्स, नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है, फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट जो कि कंज्यूम हो रहे हैं, इनको भी आपको ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोई मैंडेटरी स्पेयर आप इसके अंदर लगा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, उस पर भी ड्यूटी नहीं पे करनी, लेकिन 10% ऑफ CI वैल्यू ऑफ ऑथराइजेशन ही अलाउ करेंगे। MCQ है इस पर। स्पेसिफाइड स्पाइसेस ओनली, कोई भी अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो ऑयल का, उसमें कुछ स्पाइसेस यूज़ हो रही हैं तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी पढ़ी थी, एक तो फिजिकल एक्सपोर्टर का होता है, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर या फिर मर्चेंट एक्सपोर्टर। क्या करेगा? फिजिकल एक्सपोर्ट करो, इंटरमीडिएट सप्लाई करो, वो सप्लाई जो कि है डीम्ड एक्सपोर्ट की कैटेगरी में, या फिर सप्लाई ऑफ स्टोर्स कर रहे हो ऑन फॉरेन गोइंग वेसल्स एयरक्राफ्ट, प्रोवाइडेड दैट उनका सियोन फिक्स्ड,
प्रोवाइडेड दैट उनका सियोन फिक्स्ड है। ठीक है, हमने एक चीज़ यहाँ पर जो पढ़ी थी, आइटम्स जो जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो आइटम्स जो STE के लिए रिजर्व करे गए हैं, अगर आप वो इंपोर्ट करते हो तो आपको इस एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, वैल्यू एडिशन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद बेसिस है। बेसिस क्या, अगर आपका सियोन फिक्स्ड है आपको मिल जाएगी एडवांस ऑथराइजेशन। सियोन फिक्स नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसको नॉर्म कमेटी के पास जाएगा, रीजनल अथॉरिटी के पास आप करो, सेल्फ डिक्लेरेशन दो, नॉर्म कमेटी के पास जाएगा, नॉर्म कमेटी इसको वैलिडेट करेगी, तभी आपको मिलेगा। सी पॉइंट क्या होगा, आप पहले ही दे दो कि यार सियोन फिक्स कर दो मेरे प्रोडक्ट का, वो बुक में लिखा नहीं हुआ। ठीक है, चौथा ये सेल्फ रेटिफिकेशन की, यानी आप क्या हो, स्टेटस होल्डर हो। स्टेटस होल्डर क्या होता है, जिसने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया है पिछले सालों में, आप वो इंसान हो। तो हम आपको ये बोलते हैं कि आपको नॉर्म्स कमेटी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रीजनल अथॉरिटी के पास आए हो ना, हम ही आपका फिक्स कर देंगे सियोन। ठीक है, तो आपको मिल सकता है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है। गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच दिस लेक्चर एट द टाइम ऑफ फाइनल रिविजन। 2 बार इसको अभी सुन लो, काम खत्म FTP का। ये नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड stay tuned for the next schemes. Okay, see ya guys, bye.